अस्सलाम वालेकुम। भाई बात यह है कि खेल के मैदान में सियासत लाना और जेंटलमैन गेम को अपनी घटिया जहनियत और तंग नजरी से बदमजा करना कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों से सीख ले। भाई बड़ा वैसे मूड ऑफ है, मतलब वो होता है ना, एक तो आप जीत भी गए हैं, आपको किस चीज़ का मतलब तकलीफ है कि आप इस किस्म का आपने एटीट्यूड दिखाया है। एंड आई एम सॉरी, कल जो पीसीबी ने मोहसिन नकवी साहब ने भी क्रिकेट रेफरी जो थे उनके अगेंस्ट एक एक्शन लेने की बात की है ना, 100% वी एग्री विद हिम। भाई आपका काम था, रेफरी का काम था, उधर जो एक मैनरिज्म है, एक प्रोटोकॉल है, एक क्रिकेट का एक एक्सपेक्टेशन है, आप उसको बरकरार रखें। आप इंडियन कैप्टन की सुन के कि जी हाथ नहीं मिलाना तो हाथ नहीं मिला, मतलब अनाउंस करने की जी हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, हाथ मिलाना, यू शुड हैव रेप्रिमाइंडेड। नहीं, रेफरी का काम था कि उस वक्त रेप्रिमाइंड करे कि नथिंग डूइंग। हाथ मिलाना तो एक इशू है, लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि खेल में सियासत पे डिस्कशन, सियासी मामलात पे रोशनी डालना, किसी भी किस्म के मामले से तशबीह देना, ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में मना है। और उसके बाद पोस्ट मैच आप पूरी तकरीर कप्तान की सुन लीजिए। पूरी आपने अपनी मैच सारी सियासत आपने वहीं खोल कर रख दी, सारी सियासत वहीं खोल कर रख दी। इसमें दो चीजें हो सकती हैं बहुत सोचने के बाद। ये सियासत और स्पोर्ट्स साथ नहीं चलते और स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होती, ये चीजें ना आप खत्म कर दें। स्पोर्ट्स में सियासत होती है और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये सारे स्पोर्ट्स आप ले, कुछ भी ले लें, बॉक्सिंग ले लें, आप फुटबॉल ले लें, व्हाटएवर। जब दो मुल्क या दो कम्युनिटीज या व्हाटएवर एक दूसरे से नहीं उनकी बनती, तो वो स्पोर्ट में उस मैच में आपको नजर आती है। लेट अस जस्ट एक्सेप्ट इट। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में ये मामला दर्ज है कि दुनिया में कोई भी तनाज़ा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई नेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका जिक्र या उसकी तशबीह या उसका कोई इशारा या उसकी कोई कोटेशन या उसका कोई नारा आप खेल के दौरान नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ये शुरू हो जाएगा तो फिर दिस हैज नो एंड। फिर पाकिस्तान अगर ये शुरू होगा, जो कि शुरू कर दिया है भारत ने, तो फिर में मकबूजा कश्मीर की भी बात करे, फिर उस्मान ख्वाजा को अमन की फाख्ता लगाने की भी इजाजत हो, फिर हर शख्स को। और सबसे बड़ा तनाज़ा जो दुनिया का है वो फलस्तीन का मसला है, गजा का मसला है। आर्म बैंड्स पहना क्रिकेट में, अपनी किट के नीचे कोई टी शर्ट पहना जिसपे कोई स्लोगन हो, मतलब कितनी बार ये बातें हुई हैं पहले, और रेप्रिमांड भी किया गया है और कभी कभार फाइन्स भी हुए ऐसी ही चीज़ों पर। तो अब क्या करना है? इतनी बड़ी चीज हो गई जहां आप हाथ मिलाने से रिफ्यूज कर रहे हैं। जीतने के बाद जो आपकी स्पीच थी वो टोटल आपके अपने मुल्क को खुश करने के लिए डेडिकेटेड थी कि हमने जी अपने फलाने को डेडिकेट किए जीत, और ये बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई है। मतलब ये अल्फाज देखे ना, ये क्या यूज हो रहे हैं। आप जंग में आ जाए, ये जंग नहीं थी तो, और ये जो जंग थी तो उसमें बिफिटिंग रिप्लाई आपको मिल गया था। ये जंग नहीं थी, ये खेल था। फिर आप मान लें, या तो फिर हम इजाजत दे दें कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करेगा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप अलग कर ही नहीं सकते, सो बी इट, या फिर आप हर किसी को फाइन करें जो ये कर रहा है। हम जंग को जंग समझते हैं और खेल को खेल समझते हैं। इस खेल में हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, हमने बहुत ही ग्रेसफुली अपनी हार तस्लीम की है। ये जो क्रिकेट का खेल था, काश कि आप हमारे इस एक्शन से ही ज़रा सबक हासिल करते और इससे पहले जो जंग हुई थी एक्चुअल उसमें ग्रेसफुली अपनी हार तस्लीम करते। लेकिन और ग्रेस दो बड़ी दूर की चीज़ें हैं, इसलिए आपने खेल को भी ग्रेसफुल नहीं रहने दिया और वहाँ पर भी अपनी गंदी सियासत और घटिया बातों को ले। अच्छा, अब दोबारा से, इफ यू डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बट यू मस्ट नो, बिकॉज ऑब्वियसली यही बात हो रही है। मैच रेफरी जो है ना वो एंडी पाइक्राफ्ट, उनकी जानिब से टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान के साथ हाथ मिलाने से रोकना आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खुली खिलाफ वर्जी है। कैसे आपने किया? मतलब ये उसी वक्त, मेरा तो ख्याल है सलमान अली आगा को भी उस वक्त जरा हो जाना चाहिए था बैक ऑफ के व्हाट आर यू डूइंग। इट शुड हैव बीन पॉइंटेड आउट दैट मोमेंट। पूरे मैच के बाद वैसे ये चीजें पॉइंट आउट, चलो अब तो खैर हो गई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। मेरे जहन में तो ये आइडियाज आ रहे थे कि उस वक्त सलमान अली आगा को क्या करना चाहिए था। Maybe he could have just announced it on mic. And made it public कि देखो कि इधर हो क्या रहा है. Maybe I don't know if that was not possible. He could have just given a message to team manager right there and then कि यहाँ ये मामला हुआ है, और उसी वक्त जैसे कहते हैं ना, जब बात दुनिया के सामने लानी होती है तो उस बात को बताना पड़ता है, और हमने उसमें थोड़ी देर जरूर की। तो खैर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि आईसीसी से को खत लिख दिया है और रेफरी के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है, जो कि 100% बनता भी है। नहीं, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है, सॉरी,
कि जब जीत गया इंडिया, एंड में आके उन्होंने अपनी कैप्टन जो स्पीच दी जो कि बिल्कुल ही ऑफ स्पीच थी, नॉट स्पोर्ट्समैन लाइक एट ऑल, उसको भी तो पता था ना कि ऐसी चीज़ें ऐसी जगहों पे नहीं होती। लेकिन आप ज़रा ढिठाई देखें, आप वो कॉन्फिडेंस देखें कि उसने कहा आई डोंट केयर, यही वो प्लेटफॉर्म है और मैं तो कहूंगा जो मैंने कहना है। आई मीन ये एक बात है ना कि उनको कोई मना नहीं कर सकता, उनको कोई फाइन्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा आईसीसी जो बॉडी है, जाहिर है उस पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस अपनी जगह, लेकिन वहां पे जो शाह साहब बैठे हुए हैं वो आईसीसी के हेड नहीं है, वो बीजेपी के रहनुमा के साहबजादे भी हैं। बिल्कुल हर किसी को पता है। लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, कौन से क्यों रूल्स किसी पे अप्लाई होते हैं किसी पे नहीं होते, तो फैसला कर लिया जाए ना अब। और बाकी जो एशियन ये सारी क्रिकेट काउंसिल के जो बाकी मुल्क खेल रहे हैं उन सारों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए हम पहले से कह रहे हैं, व्हेन इंडिया रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान एज वेल पिछले साल के टूर्नामेंट में, तब भी हमने कहा था बाकी मुल्क चुप क्यों करते हैं, उनको भी पता है यहाँ फेवरेटिज्म हो रही है, हर चीज़ इंडिया के मुताबिक होती है, स्पीक अप। अच्छा, ये आपको पता है ये सिर्फ भारत के दाखिली सियासत के रोले हैं, मतलब वो और उनका ऑलमोस्ट क्रेजी गोदी मीडिया, मतलब सीरियसली क्या उनकी जहनी हालत है बेचारों की, वो सबके सामने ही होता है जब वो टीवी पे आके बयान करना शुरू करते हैं अपना मौक़िफ़। मतलब ऐसा लगता है कि अभी अगले ही लम्हे दीवार पे जाके सर दे मारेंगे अपना, अगर उनकी बात ना सुनी गई या मानी नहीं गई, या कम से कम बाल तो नोच ही लेंगे, सराउंड कर लेते हैं। अच्छा एनीवे जी, अब ये भी दावा किया जा रहा है, पीसीबी ने ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि अगर इस हरकत पर, ये जो रेफरी वाली बात थी उस पर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ा ये स्टांस लिया है। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय कप्तान मैच के बाद भी बातचीत को, आपको पता ही है वो पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल रंग, ये सारी दाखिली सियासत है भारत की, और ये भारत तक ही महदूद है, क्योंकि भारत के बाहर जहां कवानीन एक्चुअली नाफिज होते हैं, राइज होते हैं, और पर्टिकुलरली यूएई जैसे मुल्क में जहां उन्हें पता है कि इस तरह की सियासत किसी ने भी करने की कोशिश की, चाहे वो भारतीय हो या पाकिस्तानी, वहां सब सीधे होके रहते हैं। और स्टेडियम के बाहर क्या माहौल था, सब भाई भाई थे, सब भाईचारा दिखा रहे थे, सब कह रहे थे कोई मसला नहीं है, सब चिल माहौल है। सुने क्या कह रहे थे लोग। अच्छा आए सुनते हैं फिर, चलो। मैं पूरा मैच एंजॉय किया, इंडियन दोस्त के साथ बैठे थे हम, फ्रेंडली तरीके से दोनों अवाम आती हैं और मजे करती हैं, बहुत अच्छा था। ये हमारा दोस्त है, ये बहुत रो रहा था स्टेडियम में, बहुत मुश्किल से हमने चुप कराया है। सही है, मतलब कि सपोर्ट ही करते हैं हम एक दूसरे को, ऐसा नहीं है, अपने दोस्ती है, अपना साथ वाला मुल्क ही है, और तो कुछ नहीं। बस हाथ नहीं मिला है, वो मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली, वो देखा नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन वो गलत है। हमेशा बहुत अच्छे रिलेशन रहे, कुछ भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, वो चीज दोनों मिलके एंजॉय करते हैं, दोनों में मोहब्बत है। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, दोनों मुल्क बहुत अच्छे मुल्क हैं, दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, दोनों अच्छी फैमिली है अपनी पॉलिटिकल। तो आपको लगता है कि दोनों मुल्कों को इसी तरह क्रिकेट खेलना चाहिए और हमेशा मिलना जुलना भी चाहिए, प्यार मुहब्बत चाहिए, हमको भी पाकिस्तान आने का मौका तो हम भी प्यार। भाई मैं ये कहूँगा कि आप लोग जिन्होंने बात की, आप बड़े बहादुर हैं, क्योंकि आपको इसके रिप्रिकॉशंस का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जुनूनी माहौल भारत में बन चुका है, अगर आपने ये भी बात कर ली ना, जो किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल होना चाहिए कि भाई हम नहीं लड़ते आपस में, तो वो कहेंगे तुमने क्यों कहा, तुमने क्यों कहा कि हम भाई हैं या हम नहीं लड़ते, तुमने वहां पे हंगामा क्यों नहीं मचाया, तुम साथ क्यों खड़े हुए, तुमने हाथ क्यों रखा कंधे पे। कुछ साल पहले मैं ये अब्दुल्ला की इस बात को कहती बड़ी फार फेच बात है, इस तरह नहीं होता, बट ऑनेस्टली टुडे मुझे तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल हो सकता है। इन लोगों के साथ कहीं बुरा सलूक ना हो जब ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएं, या इनके फैमिली को किसी रिपरकशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहां तो जुनूनियत उरूज और इंतहा को पहुंच चुकी है। अच्छा जी, अभी हम कॉन्वर्सेशन में अपने गेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और उनसे और उनको भी मौका देते हैं कि वो भी कुछ कहें इस हवाले से। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और राशिद लतीफ भाई और सुहेल इमरान भी हमारे साथ। सो हम सबसे पहले हम फुल हाउस है। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। सुहेल भाई आपसे खबर लेंगे, आप पीसीबी हेडक्वार्टर्स से हमें खबरें देते हैं ज़्यादातर, बताइएगा कि कोई रिएक्शन आया जब लिखा है पीसीबी की तरफ से, तो उसकी कोई जवाबी ईमेल, कोई जवाबी खत, व्हाट इज द लेटेस्ट सो फार? अब्दुल्ला भाई, जो सूरत हाल जो पूछी है आपने कि कोई रिएक्शन आया, बिल्कुल अभी तक रिएक्शन आईसीसी की तरफ से कतई तौर पर नहीं आया। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस हुई हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, एसीसी की, आईसीसी के, वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आई है, क्योंकि लगभग 24 घंटे हो चुके हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तफसीली खत जो था वो लिखा था आईसीसी को और मुतालबा किया था
कि रिमूव किया जाए। ACC में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं एज ए मैच रेफरी, उनकी वापस ली जाए सर्विसेज एंडी बायक्रॉफ्ट की, और अभी तक उस हवाले से कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन हैरानकुन तौर पर जिस तरह भी आपने बात की, इंडियन मीडिया की भी आप बात कर रहे थे, शायद उन्हें पहले पता चल गया क्योंकि इन्फ्लुएंस ICC का बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, और इंडियन मीडिया का भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो वो एक ही चीज़ समझे जाते हैं। तो उनको शायद कल रात से ही ये पता चल गया था कि ICC जो है वो मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं मानेगी, एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि एंडी पायक्रॉफ्ट ने कोई बहुत बड़ा कानून के खिलाफ जाकर काम नहीं किया, बल्कि ACC ही की जानब से उन्हें बताया गया था एंडी पायक्रॉफ्ट को कि जी शेक हैंड वाला ना किया जाए, क्योंकि सूर्या कुमार यादव जो हैं वो हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए कोई ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा ना हो जाए कि वो हाथ सलमान अली आगा हाथ बढ़ाएं और सूर्या कुमार यादव जो हैं वो आगे से हाथ ना बढ़ाएं, तो पूरे स्टेडियम के सामने, ब्रॉडकास्ट के सामने जग हंसाई ना हो। तो इसलिए उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि ये मुमकिन है कि एंडी पायक्रॉफ्ट, जिन्होंने कल के मैच में भी जो दुबई में खेला जाना है UAE की टीम के खिलाफ बुध के रोज, उसमें एंडी पायक्रॉफ्ट की जो तैनाती है वो ना हो, और जो दूसरे इस टूर्नामेंट के मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन, वो जिम्मेदारियां अपनी निभाएं। ये एक स्पेकुलेशंस है जो इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही है। लेकिन मामले में अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी नहीं हुई, तो जो तकरीर हुई है और उसमें तमाम बातें ही सियासी बातें थीं भारतीय कप्तान की प्रेजेंटेशन के वक्त, उस पे भी कोई मवाखजा नहीं होगा उनका। और दूसरा सवाल ये भी, हाथ मिलाना ये सडनली क्यों याद आया? पिछले हफ्ते तो हाथ मिला रहे थे, सारे बैठे हुए थे, कप्तान और तस्वीरें हुई हैं, उस वक्त तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सडनली क्या हुआ ऐसा? वहाँ हंगामा एग्जैक्टली, बट व्हाई शुड दैट हंगामा? जी हंगामा हुआ था। जी याद आ गया है, लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त भी तो किया था, हंगामे ने इनको इन्फ्लुएंस किया कि अब हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, वो तकरीर का क्या बना? तकरीर पे कोई नहीं होगा मुआखजा? जी अब्दुल्ला, राशिद भाई ने कल से इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि ये जो सबसे पहले वाला मामला है, ये जो तकरीर का या जो उन्होंने अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ऐलान कहा, पहला ही क्वेश्चन उनसे ये हुआ, और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने वहां पर कमेंट्स किए वो बिल्कुल डेफिनेटली वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी में आते हैं। आप किसी भी तरह सियासी रंग नहीं दे सकते अपनी गुफ्तगू को, और एक ऐसा ऑनगोइंग टूर्नामेंट चल रहा है उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप जिस तरह राशिद भाई ने कल भी मिसालें दी थी, उस्मान ख्वाजा के ऊपर, मोइन अली के ऊपर, और ऐसे और भी हैं, इमरान ताहिर हैं, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जिनको पोलिटिसाइज करने की वजह से जुर्माने होते रहे हैं माजी में, लेकिन अब तक इतना 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है। ICC ने अब तक किसी भी चीज पे, चाहे मान लिया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ था, ये जो मुतालबा था वो नहीं माना, लेकिन उसके अलावा जो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ एक चीज आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपने स्पिरिट ऑफ द गेम, जी असल मसला तो वही है, उस पे कुछ नहीं हो रहा। हाथ मिलाना तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करें, वो तो इंसान का अपना ज़र्फ है, हाँ, मगर वो जो तकरीर की है असल तो रूल बुक के मुताबिक वो कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफवर्जी है। राशिद भाई, अब कोई उम्मीद रखें कि ICC कोई कार्रवाई करेगा इस तकरीर के खिलाफ? देखिए, इसमें होता है कि आप केस किस तरह से लड़ रहे हैं। सारी बातें जो कर रहे हैं बिल्कुल 36 घंटे से हम सेम बातें कर रहे हैं। मैं सामने रखना चाहूंगा आपको कि हमने क्या किया। होता ये है कि कुछ लोग रेडी किए जाते हैं, जिंदगी भर तैयार किए जाते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में बात करने के लिए, और हम क्रिकेटर हैं, सलमान अली आगा क्रिकेटर है, उस्मान वाला का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हमारे जो मैनेजर है ग्रेड 22 के DMG ग्रुप के हैं, वो चीमा साहब, लगे चीमा साहब है, लेकिन ये तैयारी, ये एक ही काम के लिए तैयार किया जाता है, पूरा कंट्री को तैयार करता है कि जब ऐसे मामला का हो तो फौरी रिएक्शन होना चाहिए। आपने रिएक्शन नहीं किया, आपने डिसमिस कर दिया उस्मान वाला को। ये कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि एक की जिम्मेदारी ही नहीं है, जिम्मेदारी तो मैनेजर की है। मैनेजर जब काम करेगा उसको पता है कि क्या करना है, रिएक्शन फौरन होना चाहिए। आपने सलमान अली आगा को पोस्ट मैच में क्यों नहीं जाने दिया? उसे तो अपना मौक़िफ़ दिए ही नहीं ना, वो वहां पे अपना मौक़िफ़ देता कि ये हुआ है, पूरी दुनिया को बताता हम पाकिस्तान से आए क्रिकेट खेलने, हम जंग का मैदान नहीं फैलाना चाहते, हमें जंग लड़ ली और जीत भी ली। हमारा ये पैगाम है पूरी दुनिया में कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए, हम मिलने गए, उनको मुबारकबाद देने गए,
लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इतना इनफ था। फिर हमने देखे सबसे बड़ी जो गलती की ना, एक न्यूजीलैंडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। पाकिस्तान इंडिया की सालों से जंग चल रही है और हम भेज रहे हैं अपने तर्जुमान को न्यूजीलैंडर का कोच। मतलब ये सेंस ही नहीं बनती ना। पहले तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोग किधर थे। हम तो बाद में देखेंगे ना जो बातें चल रही हैं, क्योंकि हमारे वीकनेस, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसकी वजह से हम अपना केस वीक कर गए। मुझे ऐसा लगता है बाकी जो केस लड़ने वाले लड़ रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है नवीद चीमा साहब ने, क्योंकि छोटा मोटा नाम नहीं है पाकिस्तान का। वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं जब उनकी गवर्नमेंट थी। तो इन लोगों ने अगर नहीं किया तो मैं उस्मान वाला को क्यों डिसमिस कर रहा हूँ? वो भी 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे, जैसे वहाब रियाज और रब्बुल रज़ाक वर्ल्ड कप अमेरिका के बाद उनको डिसमिस किया, अभी बड़ी पोस्ट पे लगे हुए। तो ये हमें अपने घर को पहले ठीक करना है, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये वैसे किसकी जिम्मेदारी होती है? हम बहुत बात करते हैं जी, जब भी कोई मामला बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, चेयरमैनशिप बदल जाती है पीसीबी की, लेकिन पीसीबी की जो मशीनरी है उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साल से उन्हीं पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको, मेरे जितने खालिद महमूद साहब के साथ रहे हो, माजिद भट्टी साहब जानते हैं, सोहेल इमरान साहब जानते हैं। 93 में हमारे 4 प्लेयर पकड़े गए केस में, लेकिन उस बंदे ने दिन रात एक करके वो केस वहीं पे खत्म करवाया, वरना बड़ी पनिशमेंट हो सकती थी। मैं बता, रिएक्शन जो होता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी का जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो घूमने नहीं जाते, वो ऐसे मौकों के लिए होते हैं। तो वो मुझे याद है क्योंकि मैं उसका पार्ट था 93 में जो हुआ, हमारे जो प्लेयर्स पकड़े गए थे। तो फौरी तौर पे आपको डिप्लोमेसी से काम लिया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ तो आप 24 घंटे के बाद आपका रिएक्शन है कि आईसीसी को लेटर लिख लें, बहुत लेट हो गए थे। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर हम इल्जाम लगाएंगे दूसरों पे। बिल्कुल, रिएक्शन वाकई बहुत लेट था, ये इंस्टेंटली उधर ही होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया ऑन द अदर हैंड बड़ा सोच समझ के आया हुआ था कि एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है। लेकिन अब होगा क्या? भट्टी साहब आप अपना ओपिनियन दें। अब पाकिस्तान का ये कह देना कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा, मतलब इज इट अ फुल ऑन थ्रेट काइंड ऑफ अ थिंग? टॉकिंग ऑफ सूरी मौकिफ जो आप कह रही हैं, ये एक मौकिफ है। मुझे एक किस्सा याद आया, 2006 में इंजमाम कप्तान थे, इंग्लैंड में हम खेल रहे थे सीरीज और वहाँ पे टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा था, बॉल टेम्परिंग का, एंड इंजमाम टुक अ स्टांस और वो वॉकआउट कर गए थे। तो भट्टी साहब, श्रीलंका के कप्तान ने भी कुछ ऐसा ही एक दफा किया था, बट एनीवे ये बताइएगा भट्टी साहब के अब क्या मतलब, अब तो हमने कह दिया कि इफ दैट इज नॉट डन वी आर नॉट प्लेइंग, क्या होगा? देखिए, आज का दिन हुमा और अब्दुल्ला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल जो यहाँ दुबई में पाकिस्तान और यूएई का मैच होना है उसमें फिर एंडी पाइक्राफ्ट की पोस्टिंग है। आज आईसीसी को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना है एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से भी और सूर्या कुमार यादव के हवाले से भी। मेरा ख्याल में जो एक आईसीसी का प्रोटोकॉल है, सूर्या कुमार यादव ने, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिस तरह उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दिया, 25-30% तो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उन पर जुर्माना बनता है। लेकिन आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वो इंडियन है, आईसीसी के सीईओ गुप्ता साहब वो इंडियन है। मेरा ख्याल में वो जुर्माना तो शायद नहीं होने वाला। जय शाह ना सिर्फ इंडियन है, वो अमित शाह के बेटे भी हैं, बीजेपी के बेटे भी हैं। सो या वो मगर वो ना होना हमारे लिए, उसको हम क्यों नहीं मुद्दा बना रहे? उसको हम जैसे कहते हैं ना, उसको हम एम्पलीफाई करके क्यों नहीं, उसको हम इशू क्यों नहीं बना रहे? वो हमें इशू बनाना चाहिए ना, या बना रहे हैं? राशिद भाई कह रहे हैं, राशिद नहीं, अभी तक जो इशू बना है वो यही है जो मंजरेआम पर आ गया। जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे हैं, टॉस के वक्त जब हैंडशेक का एक इशू हुआ तो 3.5 पौने 4 घंटे तो मैच चला ना, और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकरीबन 20-25 मिनट बाद शुरू हुई। तो 4 घंटे में पीसीबी का जो रिएक्शन था, मेरे ख्याल में पीसीबी को उस दौरान स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए थी, उन्होंने स्ट्रेटेजी ज्यादा बनाई नहीं। और फिर जिस तरह माइक हैसन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो माइक हैसन भी कुछ पाकिस्तान का उस तरह मौक़िफ़ बयान नहीं कर सके जिस तरह उनको बयान करना चाहिए था। राशिद भाई ने अभी एक मिसाल दी 93 की, मैं इनको 2003 का भी याद दिला दूं। राशिद लतीफ खुद चार्ज हुए थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद, वहां शहरियार खान साहब ने इनका केस लड़ा, क्लाइव राइट मैच रेफरी थे,
ना सिर्फ इनको बरी करवाया गया बल्कि पूरा टूर्नामेंट एक स्मूथली चला। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का केस मेरे ख्याल में जितना हमें बेहतर अंदाज में लड़ना चाहिए था, थोड़ा सा हमें वीकनेस नजर आई। लेकिन अब्दुल्ला रुमा आज मेरे ख्याल में आईसीसी को अनाउंस करना है कि एंडी पाइक्राफ्ट को कल मैच रेफरी रहना है। लेकिन जो दरमियानी रास्ता जो सुनने में आ रहा है, सोहेल इमरान चूंकि लाहौर में बैठे हुए ये ज्यादा बेहतर बताएंगे, कहा यह जा रहा है कि रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी हैं जिनकी अबू धाबी में पोस्टिंग है, उनको कल यहाँ लगाया जाएगा पाकिस्तान यूएई के मैच में। लेकिन दरमियानी रास्ता निकाल कर मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एंडी पाइक्राफ्ट को ये मैसेजिंग की? एशियन क्रिकेट काउंसिल तो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, तो किसने एंडी पाइक्राफ्ट को जाके कहा कि हैंडशेक का मामला जो है ये थोड़ी सी बिल्कुल आप भट्टी साहब आप सही कह रहे हैं कि क्या इंडियन बोर्ड का बीसीसीआई का कोई और ओहदेदार भी उधर मौजूद था? मतलब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नहीं है, क्या कम्युनिकेशन हो रही थी? इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड अ लिटिल बिट। अगर एक टूर्नामेंट एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर हो रहा है तो उसमें बीसीसी के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कोई ले सकता है, नहीं ले सकता? सोहेल भाई से भी, राशिद भाई आपका भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सोहेल भाई ये बड़ा आम सवाल है कि who told the referee? जी बिल्कुल, माजिद भाई ने अच्छा क्वेश्चन एक रेज किया है, क्योंकि ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है। कोई एक छोटी सी चीज नहीं है कि आप मैच से पहले एंडी पाइक्राफ्ट, अगर एंडी पाइक्राफ्ट को मैसेज पहुंच चुका हुआ था तो उसे उस वक्त नहीं बताना चाहिए था, बल्कि अगर उसको मैसेज उसी वक्त तो नहीं मिला होगा जब वो बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, उनको पहले ही कन्वे कर दिया गया होगा। और उनको डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं उनसे पहले बिठा के बात करनी चाहिए थी। इतना सेंसिटिव मामला था ये वाला, और उन्हें पता भी है कि सूर्या कुमार यादव ने जब अनवेलिंग हो रही थी और उस वक्त चेयरमैन और एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से जो हाथ मिलाया था, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी और एक वहां पर कोहराम मच गया था इंडिया में, और सूर्या कुमार यादव के खिलाफ बहुत ज्यादा कंपेन चली थी, इंडियन बोर्ड के खिलाफ कंपेन चली थी। उसके बाद अगर सारी सूरत हाल सबके सामने थी तो इसको पहले ही प्रोटोकॉल सेट कर लिया जाना चाहिए था और पता चल जाता उसी वक्त कि ये मैसेज जो है ये किस तरफ से आया। जो एंड्रू रसेल है उन्होंने तो कैटेगोरिकली पाकिस्तान टीम के मैनेजर और जो मीडिया मैनेजर उनके सामने ये कह दिया कि उन्हें ये बीसीसीआई की तरफ से आया, बल्कि उसी वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है उसी वक्त ये भी कह दिया कि ये इनफैक्ट ये मैसेज जो है ये भारतीय हुकूमत की तरफ से आया कि शेक हैंड वाला मामला नहीं होना चाहिए। यही एक पॉइंट है कि पता चलना चाहिए था पहले ही, एंड मैच के वक्त ये वाली सूरत हाल जो है वो क्यों पैदा हुई, पहले मैसेज कहां से आया? मतलब उस मौके पे ये सरप्राइज दिया गया कि जब एक्चुअली कोई रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, बट वेरी राइटली सेड रेफरी के पास बहुत टाइम था, उसको भी बाय लॉज वगैरह पता थे कि क्या हो सकता है। ही सैट ऑन इट फॉर अ व्हाइल, और फिर जाके ये सवाल तो है ना कि हमारे ही चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि उनको ये किसकी डोमेन है। राशिद भाई, अब्दुल्ला भाई, इसमें देखें जो कोई रिटर्न में होता है सारी चीजें, अगर मैच रेफरी को इंस्ट्रक्शन मिली वर्बली तो वो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी चीज आईसीसी में होती है या एसीसी में होती है वो रिटर्न में होती है, कोई भी लॉ की चेंजेस होती है या कुछ होने वाला होता है, ईमेल टू इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर की तरफ आती है आईसीसी से या एसीसी, तो वो डिसाइड करता है, वो मैनेजर को कन्वे करता है मैसेज। तो ये वर्बली अगर हुआ तो एक्सेप्ट कैसे किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बहुत दफा इस तरह से हुआ है, पीएसएल में भी हुआ है कि कोई डायरेक्टिव आते हैं तो वर्बली को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता, हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा ये है कि पाइक्राफ्ट मैच रेफरी हो या कोई भी ना हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि सूर्या कुमार यादव की जो स्टेटमेंट थे वो रेफरेंस बना लिया जाए, और हमारा जब कल मैच है तो सलमान अली आगा भी ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन इंडिया की है, वो माइक तो नहीं बंद कर देंगे, ये बहुत कंसर्न है, क्योंकि एक रेफरेंस बन गया है। अब उन्होंने तो एक दफा बोल दिया पाकिस्तान का कैप्टन हर मैच में बोल सकता है, जब तक आईसीसी एक्शन नहीं लेगा ये एक क्लॉज बन चुका है। That's a very interesting take on it. But it shouldn't have to be that way. अभी हमारा रिएक्शन होगा, अब अगर हम बोलना स्टार्ट हो और जरूर बोल ले, बिकॉज़ इंडियन कैप्टन ने बोल दिया तो अब हम प्रेसिडेंट्स उन्होंने सेट कर दी है, तो हम कोई भी मामले पे बात कर सकते हैं ना, फिर तो कोई भी टीम, फिर हम चाहे पाक भारत मार्के की बात करें, हम मकबूजा कश्मीर की बात करें, हम गजा की बात करें, फिर हम अगर वो बात कर रहे हैं
रहे हैं अपने इश्यूज जो उनके दिल के करीब हैं, तो फिर कोई भी टीम बात कर सकती है। ये भी बता दें कि पाइक्राफ्ट को अगर ना हटाया गया, हमने ये कहा है कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट, हम नहीं खेलेंगे, वाज दैट एन एम्प्टी थ्रेट या फिर वाकई ऐसा होगा, या फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक मैचेस में उस रेफरी को हटा दिया जाएगा? हमें अभी ग्राउंड नहीं छोड़ना, हमें अभी जंग लड़नी है, यही तो स्ट्रेटेजीज है ना। हमने थोड़ा स्टेटमेंट जल्दी दे दिया मेरे ख्याल से। जल्दी का मतलब क्या ना, ये बहुत ठीक है जी। आप दोनों का बहुत बहुत, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई थैंक यू, भट्टी साहब थैंक यू, सुहेल भाई थैंक यू। सो इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आप हमें प्लीज अपना मौका दीजिएगा। जियो पाकिस्तान टीवी हमारा एक्स हैंडल है। वी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर मैसेजेस। ये वो कॉन्वर्सेशन है कि दिल नहीं भरता, दिल चाहता है मजीद बात करो, और बातें करने के बाद मजीद बातें याद भी आ जाती हैं, तो यस दिल तो चाह रहा है, बट वी विल मूव ऑन। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। यस, सी यू इन अ व्हाइल। आलमी मंजरनामे पे आपको पता है बहुत कुछ हो रहा है, और 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया कतर के साथ खड़ी है। अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जाहरियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दिया है। कल दोहा में बड़ी बैठक हुई है। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक शरीक हुए और तमाम ममालिक ने कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में इसराइली जारियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दिया गया। एलामिया में कतर पर बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की सख्त खिलाफ वर्जी जो है वो उन्होंने जो की है उस पर भी मजम्मत की गई, और कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार भी किया गया। तमाम ममालिक ने कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। एलामिया में कहा गया है कि कतर के सालसी अमल पर हमला आलमी अमन को कोशिशों पर हमला है। और इससे पहले दोहा में इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इजराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, ये देखें। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी वज़ीर आज़म तो थे ही, लेकिन इस दौरे पर आर्मी चीफ भी उनके हमरा थे। उधर अमरीका अब मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। अब सोचिए कि जब एक तरफ दोहा में ये बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ इसराइल की सरजनिश तो कर दी अमरीका ने, और ट्रंप ने नाराज़गी का भी इजहार किया। अमरीकी मीडिया जब ये हमला हुआ रिपोर्ट भी करता रहा, ट्रंप इससे खुश नहीं है। लेकिन तेल अवीव में उस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनको अपनी गैर मुतसलसल हिमायत का दोबारा यकीन दिला रहे थे। तो समझ नहीं आती ना कि बात किधर जा रही है। इजराइल एक तरफ कहता है कि हमें दोबारा मौका मिला तो हम करेंगे, और ये बरमला उन्होंने कहा है, किसी से ढका छुपा कर नहीं रखी बात। दूसरी तरफ अमेरिका उनके साथ दोबारा खड़ा नजर आ रहा है, साथ ही साथ अपने इत्तेहादी को ये यकीन दिला रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम बड़े नाराज हैं, नाला हैं, खफा हैं इस इक़दाम पर। क्या हो रहा है? अच्छा, व्हाट डज दिस ऑल मीन, व्हाट इज इट लीडिंग टू, हम इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, चेयरमैन पाक चीन इंस्टीट्यूट है। शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। हम आपकी मदद से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरी मुस्लिम दुनिया के सरबराहान एक जगह बैठे, एक मुल्क पे एक दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया है, सारे लीडर्स जो है बैठ के एक एलामिया जारी करते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इस गैर कानूनी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है और कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया जाता है। What does this even mean? ये इसको आगे लेके किस तरह चलेंगे? क्योंकि मजम्मतें तो काफी अरसे से हो रही हैं। There is nothing new about it.
जी, अस्सलाम वालेकुम जी, and a very good morning to both of you and all your viewers in Pakistan and abroad. जी सर। गुड मॉर्निंग। तो इसकी समिंग अप जो है ना, वो कहते हैं लुबे लबाब, क्योंकि आप भी साफी हैं, मैं भी साफी रहा हूँ, वी शुड स्पीक इन शॉर्ट एंड ठक 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 तक समझ आ जाए। 3 अल्फाज हैं फारसी के, गुफ्तन, नशिस्तन, बरखास्तन। ये सम अप करती है कट की कॉन्फ्रेंस को। वो बैठे हैं, गपशप मारी है, मजम्मत करके, कावा पी के, अरबिक कावा पी के वो घर चले गए हैं। नथिंग कॉन्क्रीट हैपेंड। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बिग लेट डाउन, सिवाय पाकिस्तान के, कुछ हद तक ईरान, सऊदी अरेबिया और मलेशिया के। बाकियों ने तकरीर ही नहीं की, बाकियों ने बात ही नहीं की। हमने कम से कम एक ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया है, यूनाइटेड नेशंस में भी, दोहा में भी। हमने एक प्रपोजल भी दी कि टास्क फोर्स बनाया जाए, सारा किया जाए। अब व्हाट कुड बी डन? 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह, आपने कहना जरा इसको अनरैप करें। नंबर 1 के एक तो अमेरिकन पॉलिसी जो है वो दोगली है। इट्स बेस्ड ऑन डुप्लिसिटी, कि उन्होंने आंख मारी थी इजराइल को और इजराइल ने हमला किया था, और फिर बाद में देर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, वो आंसू बहा दिएगा जी, बड़ा अफसोस हुआ हमारा है। लेकिन जो कल आपने बताया ना कि एक तरफ कॉन्फ्रेंस थी और एक तरफ मार्को रूबियो और नेतन्याहू बात कर रहे थे, और नेतन्याहू की लहजे में, लबो लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। दैट्स नंबर 1। तो अमेरिका इज नो लॉन्गर अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, ये तो वाज़ेह हो गया। दूसरा हो गया कि अब इस मौके पर मेरे ख्याल में डिफाइनिंग मोमेंट था मुसलमानों के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए, कि हम कुछ शो करें कि हमारे में जान है, हिम्मत है, हौसला है, कोई दम है, जैसे कहते दम है। जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, पाकिस्तान एक दम है, हिंदुस्तान ने हमला किया, हमसे बड़ा मुल्क है, हमने एंटी लगाई, वी हिट बैक हार्ड। ईरान ने हिट किया इसराइल को, दे हिट बैक हार्ड, और दोनों रोते गए, इसराइल और इंडिया ट्रंप के पास सीज फायर कराओ। लेकिन इस वक्त कुछ और स्टेप्स हो सकते थे। मसलन क्या? $2 ट्रिलियन कमिट किया है इन ममालिक ने ट्रंप को। वो कहते हैं विल कीप द मनी ऑन होल्ड जब तक आप इजराइल को लगाम नहीं लगाते, ये जेनोसाइड खत्म नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, OIC के 50 मुल्क खड़े हैं। आप कहते हैं कि आप OIC का ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करते हैं, नेवल, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, बाकी ममालिक भी, और ब्लॉकेट तोड़ते हैं खुराक और अद्वियात लेके, और UN जनरल असेंबली का हम क्लियरेंस लेके रेजोल्यूशन से करा सकते थे, जैसे अभी UN जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास। तीसरा, एक इस्लामिक फोर्स तो वैसे ही मौजूद है सऊदी अरेबिया में, जिसके सरबराह माशाल्लाह पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब मौजूद हैं, वर्दी में बैठे होते हैं। आप कहते हैं कि वी वांट टू एक्टिवेट दिस फोर्स, सिर्फ ये कहते हैं एक्टिवेट करना है। आपने क्या अनाउंस किया था, आपको याद है 10 मई को, कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो गई है। एक खबर आई थी, जियो में आई थी सुबह 10 बजे, उसके बाद इंडिया भाग गया था। तो ये आप कम से कम कहते हैं वी एक्टिवेट है, जिन्होंने ट्रूप्स भेजने हैं इनके लिए वो तैयार हो जाए। तो उन्होंने कुछ वो भी नहीं किया। तो ये जो है जुबानी जमा खर्च इन्होंने लेट डाउन कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ से आगे सर क्या हो सकता है? मतलब सफारती सतह पे कोशिशें बढ़ाई जा सकती हैं, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की भी कुछ तजावीज़ सामने आई, मुत्तहिद होना, मुश्तरका फोर्स, ये तो बहुत दूर की बातें अब लगती हैं। 1 पॉइंट एजेंडा कुंजी वॉशिंगटन DC में, और बाकी चीजें भूल जाए। जो इजराइल का बाप है वो अमेरिका बहादुर है। तो ये रियलाइजेशन मुशाहिद साहब, ये अरब दुनिया को, मतलब जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, दोहा को ले लें, UAE की ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें, जब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ ये सब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मार्को रूबियो नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और नेतन्याहू के लबो लहजे में या उसके मौक़िफ़ या स्टांस में कोई लचक या तब्दीली नहीं है, तो ये रियलाइजेशन अरब ममालिक को नहीं है कि जिस पे वो इतना रिलाय करते हैं वो रिलायबल नहीं है? देखिए ना, एक चीज होती है आपके ज़हन में खौफ कि क्या हो जाएगा, साहब बादल नाराज ना हो जाए। आप देखें ना, अगर हमारे में खौफ तारी हो जाए कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है जी, उनकी आबादी 1.5 अरब है, वो हमें ये कर देगा, तो खौफ में मुब्तला होकर यू कैन टेक डिसीजंस। तो ये खौफ का खात्मा मेरे ख्याल में ये खौफ में है, जो रिजीम्स जिनका आपने जिक्र भी किया, माफ करना। और अगर ये स्ट्राइक, आप सिर्फ ये कह दें, पाकिस्तान को कह दें, मैं तो कहता हूँ वी शुड स्ट्राइक अ ग्रैंड बार्गेन। एक मुल्क है जिसमें दम है, पाकिस्तान है। हम कहें कि जनाब हम स्टेशन करते हैं ट्रूप्स अपने सऊदी अरेबिया में या कतर में। लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया ने $142 अरब का मिलिट्री आर्म्स एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ। हम ग्रैंड बार्गेन करें, हमारा जो कर्जा है कितना है, $130 अरब।
आप कर्जा हमारा माफ करें, हम आपको इजराइल को हम निबड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। हमने 1973 वॉर में, आपको याद है भुट्टो साहब के जमाने में पायलट्स भेजे थे सीरियन एयरफोर्स के, जिन्होंने 2 इजरायली जहाज भी कराए थे। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है जनाब, इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और सब आइडियाज जी, सब आइडियाज हैं और आप भी दे रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन। अब ये कुड हैव बीन डन वाली बात का टाइम तो गुजर गया। मतलब कल पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, साथ ही साइड बाय साइड हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। They can be done now also. Could be कैसी बट वो बात तो फिर वही हो गई सर कि 50 ममालिक के सरबराहान वहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनको ये आइडियाज नहीं आए या फिर वो विलिंगनेस नहीं आई? और अगर उस वक्त नहीं किया तो व्हाट विल दे डू नाउ? मतलब आगे क्या एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन आगे क्या रखी जा सकती है फिर? मेरे ख्याल में कुछ लोगों में हिम्मत है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, सऊदी अरेबिया में है, और मलेशिया इंडोनेशिया में है, तुर्की में है। नहीं तो इनको अलहदा मिलना चाहिए, आपका मतलब है कि इनको अलहदा प्लानिंग करनी चाहिए, वरना व्हाट्स द प्लेटफॉर्म वेयर आर दे गोइंग टू यू नो मेक दीज डिसीजंस एंड मूव फॉरवर्ड? वो टाइम कब आएगा या आएगा भी नहीं? नहीं, वो टाइम ये आएगा अगली दफा सबको मार पड़ेगी। जो खलीजी ममालिक है ना, चुन चुन के उन्होंने कतर को तो मारा है ना अभी, हालांकि कतर ने कोई काम नहीं किया इजराइल के खिलाफ, अमेरिका का दोस्त भी है, बाकी लोग भी जो है अमेरिका के बड़े दोस्त हैं, सारे कुछ हैं। तो इजराइल तो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, वो तो फिर देखेगा देयर अ बुली, जब कमजोरी देखता है they'll hit them hard, शायद उसके बाद उनको सबक सीखा जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो लगता है कि खौफ तारी है, डरे हुए हैं, यरके हुए हैं और हिम्मत नहीं है। फिलहाल तो यही है। फिलहाल तो ये लग रहा है आप ओआईसी का और अरब लीग का कल फातिहा पढ़ लें। लेकिन जस्ट होप और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आए, शायद कुछ हिम्मत दिखाएं सब लोग और कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। थैंक यू सो मच फॉर इट। मतलब हम यही कहेंगे वो बड़े फैसलों की आपने बात की है ना, तो इंतजार में ना बैठ जाएं, इतनी जल्दी कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा, बिकॉज मौके बड़े हाथ से गए हैं बड़े फैसलों के। अच्छा जी, अभी मैंने एक छोटा फैसला लिया कि हम ब्रेक लेने लगे। अब आपने फैसला ले ही लिया तो चले इस पे तो वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पंजाब में जी बदस्तूर सैलाब का सामना पंजाब कर रहा है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के दर्जनों देहात और बाद शहरी इलाके भी सैलाब से मुतासिर हैं। हम आपको पिछले बल्कि कितने हफ्तों से यही दिखा रहे हैं, बिकॉज दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। आने वाले दिनों में मुतासरीन सैलाब की बहाली पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। पंजाब में इस वक्त 500 अरब रुपए के नुकसानात का अंदाज़ा लगाया गया है और लाखों एकड़ अराजी जो है वो तबाह हो चुकी है, जबकि 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल से 4700 देहात मुतासिर हुए हैं, साथ साथ काम भी करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं विजुअल में पंजाब की सीनियर वज़ीर हैं मरीम औरंगज़ेब, दीगर लोग हैं, सोहेब भरत हैं और सलमान रफ़ीक हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी है ये कि कितने ही सैकड़ों देहात मुतासिर हुए हैं, 104 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। इस वक्त लाखों लोग बेघर हैं, लोगों को रोज़गार भी ज़ाहिर नहीं मिल रहा क्योंकि सभी कुछ डूब गया है। दुकानें, छोटे मोटे और खेत और ज़ाहिर खलियान सभी मुतासर हैं। ख़ासतौर पर ज़राअत से वाबस्ता लाखों ख़ानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पंजाब में सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। जनूबी पंजाब में मोटरवे भी सैलाबी रेलों से मुतासर हुई है। बहावलपुर में उच्च शरीफ के करीब सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा गया। अगरचे पंजाब में आज से बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी किया गया है, विच इज़ लाइक लिटरली हॉन्टिंग ही लग रही है बारिश की खबर भी। विजुअल्स आप देखें, मतलब कि लगता है ना कि यहाँ कोई जंग हुई है। दिस इज अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स अ कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी। ये मोटरवे है जिसके ये विजुअल्स आप देख रहे हैं और सॉलिड एक बनी हुई चीज, पानी का फोर्स जो है ना, नथिंग कैन विथस्टैंड दैट। ये हमने बड़ा क्लियरली देख भी लिया। अब्दुल्ला, आप ये सारे फिगर्स वगैरह भी गिनवा रहे थे। सबसे मेरा ख्याल है दिल दहला देने वाली बात है टू बी डिस्प्लेस्ड, कि आप सडनली यूर आउट ऑफ योर होम, घर भी निकल जाए आपका। करीब अफराद को यहाँ से मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी रोज़ाना सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। मुतासरीन को यकीन दिलाया जा रहा है कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मरीम नवाज कल मियाँ वाली गईं, वहाँ पे उन्होंने बस इनॉग्रेशन की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पहली बार किसी वज़ीर आला पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है, जा क्यों रही है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। सब कुछ आता है, बातें करनी भी आती हैं, दावे करने भी आते हैं, गालियां देनी भी आती हैं, लेकिन काम करना नहीं आता। और काम करना अगर आता भी है तो काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, 8-8 घंटे सफर करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं। लोगों के दिल में मोहब्बत चाहिए यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए, हर किसी को ये अता नहीं होती। सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता? तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे? सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक इस वक्त सूबे में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन सैलाब को खाना पहुंचाने के साथ हर मुमकिन हद तक ख्याल रखा जा रहा है। देखा जाए तो आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत के सामने किसी किस्म का कोई बड़ा सियासी चैलेंज दिखाई नहीं देता, लेकिन लाखों मुतासरीन सैलाब की दोबारा बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जो है, यही पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी कल एतराफ़ किया कि सैलाब ज़दगान की बहाली पंजाब हुकूमत का असल चैलेंज है। हम ज़रा सूरत हाल मालूम करते हैं। सूरत हाल देखें, देखना एक चीज़ होती है और फिर एक्चुअल ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है और ख़ास तौर पे किस तरह डील कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये भी हमने बहुत नगर जाएंगे। सबसे पहले फहाद शफीक हमें बता रहे हैं कि वहाँ अभी एज वी स्पीक क्या देख रहे हैं वो। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बाद अब दरिया सतलुज की पानी की सतह में कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। हम इस वक्त मखदूम कोट के नवाही इलाकों में मौजूद हैं, जिनके चारों अतराफ में पानी है और ये आबादियाँ महसूर हो चुकी थी, लेकिन ज़िला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जो है वो रिलीफ कामों को जो है वो तेज़ कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, इस वक्त जो है वो राशन की तकसीम हो रही है। यहाँ पर लोग जो है उनमें राशन तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर मुतासरीन सैलाब हैं जिनके घर भी गिर चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, उसके बाद जानवर जो है वो भी दरिया में बह चुके हैं, कुछ जानवर बच चुके हैं। आइए इन मुतासरीन सैलाब से भी बात करते हैं कि इन्हें कोई मदद मिली है या नहीं मिली। हमारे जी मकान गिर गए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, बहुत 5-5 फुट रेत आ गई है। डीसी साहब की तरफ से खाना तो फराम किया जा रहा है, लेकिन कोई अच्छी पॉलिसी आनी चाहिए किसान दोस्त, ताकि किसान जो अगली फसल गंदम की काश्त कर सके। आपकी चोट कैसे लगी है? और मकान की छत गिरी है, चारे का थल्ले आ गया मकान के, सामान जाकर मौजूद देख सकते हो, सामान वे थल्ले आ जाए दबा गया, कोई शय नहीं निकाली गई। ये मैंने बहुत चोटा लगे, काम कर दो, मजदूरी करता थी, काम कर दो, मैं बह गया। गुजारिश है जी मैंने मकान पा के दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये मुतासरीन सैलाब हैं। आप देख रहे हैं कि मकान की छत गिरने से ये खुद भी जख्मी हो गए हैं और इस तरह के और कई अफराद हैं जो बेचारे अपने घरों से महरूम हो गए हैं, जिनकी फसलें डूब गई हैं, जिनके माल मवेशी जो हैं वो डूब गए हैं। माल मवेशियों के लिए चारा मैसर नहीं है, बच्चों के लिए खाना मैसर नहीं है। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया की जानिब से इन्हें राशन यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुतासरीन सैलाब की है, जो कि मुंतज़िर है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि इनके घरों को जो है वो दोबारा से तामीर किया जा सके। जी बहुत चैलेंज है और ख़ास तौर पे अब जो अगली चीज़ नज़र आ रही है रिहेबिलिटेशन की, जिनके घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, खेती बाड़ी मतलब सब कुछ इट्स ओवर, उनको रिवाइव करना, ये दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज। इरफान अली काटिया साहब हैं DGPDMA और बड़े मुतहर्रिक हैं। कई हफ्तों से ये आपको पता है, सुबह शाम आके ब्रीफ कर रहे थे जब बहुत ही उरूज पर थी सूरत हाल। लेकिन एज वी स्पीक अभी क्या दरियाओं की सूरत हाल है? थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है। जो पानी खड़ा था कई 10-10, 12-12 फुट, क्या उन इलाकों से पानी भी रिसीड होना शुरू हुआ है? इरफान साहब प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि अब कितना रकबा है जहां जो अभी भी पानी में घिरा हुआ है और जहां सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त भी हम यहाँ अलीपुर तहसील मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और जैसे आपको अगर मैं ओवरऑल रन डाउन दे सकूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों जो बड़े दरिया जो अंडर सुपर फ्लड थे, इनमें पानी के फ्लोज नॉर्मलाइज हो चुके हुए हैं और जो पंजरन का काम है, इसलिए आपने देखा कि
7,03,000 क्यूसेक्स पे पानी पहुंचा और अब ये तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक्स तक पानी रह गया है और बड़ा तेजी से पानी इस वक्त रिसीड कर रहा है। सतलुज की बात हो तो जो गंडा सिंह के मुकाम पे हमें 3,85,000 क्यूसेक्स तक पानी रहा, लेकिन अब वो 95,000 क्यूसेक्स है। और इसी तरह पूरा वो जो सतलुज की नीचे हेडवर्क्स हैं जिसमें सुलेमान की है, इस्लाम है, मेल्सी साइफन है, यहाँ से पानी अब तेजी से रिसीड हो रहा है और इवन कच्चे के इलाके से पानी तेजी से इसमें उसके लेवल्स में कमी आ रही है। जो चनाब रावी का भी पानी था वो पानीमत के मुकाम पे पहुंचा और जैसे मैंने आपको कहा कि 7,03,000 क्यूसेक्स अटेन करने के बाद इस वक्त वो 2.5 लाख क्यूसेक्स पानीमत डाउन स्ट्रीम जा रहा है। यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में हमें सबसे ज्यादा चैलेंज आया जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद के बाद। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की पिकुलरिटी ये बनी कि वहाँ पे हमें हमारी जो मेन एम्बैंकमेंट है ये दो जगह पे, एक थिराने वाला बंद और एक 42 RD, ये दो हमारे बंद वहाँ ब्रीच हुए अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मैसिव इनंडेशन हुई और आपने देखा कि किस तरीके से मैसिव इवैक्यूएशन करवाने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर्स को PDM ने एंगेज किया। इसी तरीके से हंड्रेड्स ऑफ बोट्स पाकिस्तान नेवी उसमें इन्वॉल्व हुई और हमने लोगों को उसमें जो 1 लाख से ज्यादा आबादी बनती है जिसको हमने ये खानबेला, शीनी मियानी और इन तमाम इलाकों से हमने उनको सेव किया। उसके बाद फिर आपके इल्म में आया होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेन मोटरवे है इसको जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर एरोजन स्टार्ट हुई और इसकी एक साइड जो है उसको हमें पूरी तरह से अभी ट्रैफिक के लिए भी बंद करना पड़ा और उस पर काम इस वक्त MHA की तरफ से बड़ा तेजी से वो जारी है। और इसमें एक अच्छी ब्लेसिंग ये है कि पानी अब क्योंकि तेजी से रिसीड कर रहा है तो ये जितने हॉट स्पॉट और ट्रबल स्पॉट थे ये सारे हम इधर आपको जरा पॉज करवाएंगे क्योंकि आपने जब ये कहा कि पानी बड़ी तेजी से रिसीड भी कर रहा है, पानी के लेवल्स भी कम हो गए हैं, विच इज़ ऑल वेलकम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन जब ये पानी ख़त्म हो जाए। बट आज से 11वां स्पेल जो है मानसून का वो भी शुरू हो रहा है, बारिशों की पेशगोई है, फोरकास्ट दी जा रही है, तो ये दोबारा से चीज़ें, अब पानी अगर दोबारा से लेवल्स ऊपर हो जाए, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? बिकॉज अगर एक जिसको कहते हैं ना कि ज़रा पीसफुल इन्वायरमेंट जब हो जाएगा, पानी बारिशें एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मेजर कॉन्सेंट्रेशन की जा सकती है रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन अभी तो फिर से वो सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। बिल्कुल, आपने ये देखा कि इस साल कितना ओवरऑल अनप्रेसिडेंटेड ईयर ये रहा। हमारे पास प्रेसिपिटेशन आप देखें कि 25 जून को तकरीबन एक हफ्ता पहले हमारे पास मॉनसून स्टार्ट हुआ और अभी तक ये इट इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अभी तक बारिशों का ये सिलसिला जारी है। जो 16 से 19 तक की PDM में पंजाब की वार्निंग है उसमें बारिशें जरूर हैं, लेकिन ये मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें हैं, कहीं पे हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स हैं वो, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट बनती है जिसमें गुजरांवाला, गुजरात, ये सारे वो डिवीजन हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह अब पानी की जो पॉन्डिंग है उसकी सूरत हाल बहुत बेहतर है और उसकी वजह यही है कि दरियाओं का पानी जो है यहाँ पे फ्लोज लेवल्स अब से तकरीबन एक हफ्ता पहले से रिसेशन की तरफ थे और अब वहाँ पे चीजें बहुत बेहतर हैं। अभी जो मेन प्रॉब्लम हमें है वो साउथ ऑफ पंजाब में, जिसमें खास तौर पे मुल्तान के बाद अब जो नेक्स्ट ट्रबल स्पॉट था वो है अलीपुर, जो एक तहसील है मुजफ्फरगढ़ की। यहाँ पे सीतपुर का इलाका है जो सबसे ज्यादा कुदाई का इलाका है, जो बहुत ज्यादा चंद्रबान बंद के साथ साथ इलाका यहाँ पे इनंडेशन है। काफी सारे लोग दरियाओं के बंदों पे मौजूद हैं। अभी तक की अगर मैं स्टेटिस्टिक्स दे सकूं तो हम पिछले चंद दिनों में यहाँ पे कोई टेंट सिटीज जो हैं वो 15,000 फैमिली के लिए वो डिफरेंट जगहों पे हमने बनाई हैं। इसी तरीके से हम मैसिव राशनिंग पूरे पंजाब से हमने राशनिंग जहां जहां जो सेटल्ड एरियाज हैं उनसे भी हमने राशनिंग यहाँ पे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये जो ज़ेरे आब हैं इलाके, कब तक ये लोग अपने घरों को वापस जा सकेंगे? मतलब हम कोई टाइम फ्रेम देख रहे हैं कि हम 4 हफ्ते में पानी उतर जाएगा या 6 हफ्तों में पानी उतर जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली जो मर्जी सहूलत मिल जाए किसी टेंट में, घर तो घर होता है। बेटे रिस्वान साहब, इसमें ये भी बता दीजिएगा जिनके घर ही नहीं रहे और यहाँ बहुत बड़ी तादाद है जिनके एक्चुअली घर बह गए हैं, उनके लिए क्या सोचा है?
जी बिल्कुल, आपने देखा कि इसमें पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो पूरी तरह से मुतहर्रिक है। कल भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद यहाँ मुजफ्फरगढ़ आई, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो फील्ड में है, और उसकी वजह यही है कि मुतासरीन का जो अब वापसी का तरीकाकार है इसमें पूरा इनको हेल्प आउट किया जाए, और जो ड्राई राशनिंग है ये एक एज अ स्ट्रेटजी और वनडे की फराहमी उनके जानवरों के लिए इसको अपनाया जा रहा है कि जहां जहां पानी रिसीड हो रहा है और लोग वापस जाएं तो वो अपना तकरीबन 1 माह का राशन उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड करे चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे। इसी तरह उनके जानवरों के लिए वंडा और चारा हम उसको प्रोवाइड करें ताकि वो वापस जाएं, और साथ ही इनका सर्वे स्टार्ट हो रहा है जो कॉम्पनसेशन, एक ह्यूज सर्वे है। हमारी पंजाब की पुरानी सैलाब की हिस्ट्री को देखें तो उसमें सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन पैकेज ये इस दफा के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिवाइस कर लिया है, और उसके लिए प्रॉपर डिजिटल सर्वे वो स्टार्ट होके नेक्स्ट 30 डेज ये लोगों को कॉम्पनसेशन को इंश्योर करने का ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का रिजॉल्व है, और इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपरली लोग रिहेबिलिटेट हो पाएंगे। जी फूड सिक्योरिटी ज़ाहिर है एक अलग इशू है, जब पता लगेगा कि हमारी फसलें कितनी मुतासर हुई हैं। अभी ये बताइएगा हेल्थ डिपार्टमेंट इस टाइम क्या कर रहा है? हम वक्तन फ़वक्तन उनसे भी बात करते रहते हैं, बट आपका चूँकि तमाम ही महकमों से लिज़ोन है, क्योंकि वबाई अमराज, जल्दी अमराज, मच्छर, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके लिए क्या इनंडेटेड इलाकों में कुछ स्प्रे हो रहा है या अभी ज़रूरत नहीं है, अभी लार्वा बनना नहीं शुरू हुआ, या दीगर इशूज़ को किस तरह टैकल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैसिव फ्यूमिगेशन हो रही है, और इस वक्त आप के इल्म में ही होगा कि ना सिर्फ जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे मेडिकल कवर साथ दिया जा रहा है, बल्कि ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं इनके लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स, क्लिनिक ऑन बोट्स, वो तमाम इस वक्त फील्ड में है, और उन्हीं एरियाज में ये फील्ड में है जो कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। और इसके अलावा जो अब सबसे ज्यादा हमें कंप्लेंट्स थी वो स्किन रिलेटेड इश्यूज इन एरियाज में जो अंडर वाटर थे, बच्चों में, बाकी अडल्ट्स में, तो उसको पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैटर फॉर कर रही है। और रोजाना का अगर मैं आपको काउंट दे सकूं तो ये हजारों की तादाद में जो ओपीडीज हैं, जो हमारे कैंप्स हैं, वहां पे लोग ये हेल्थ कवर से फायदा उठा रहे हैं। कितने महीने लगेंगे इरफान साहब? अभी अब हम पानी निकालने की बात करें, पानी निकल जाएगा 1-1.5 महीने में या इससे पहले भी निकल सकता है? जी मैंने जैसे गुजारिश की कि जो अपस्ट्रीम हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात, सियालकोट, तमाम दरियाओं पे अगर वो तो नॉर्मल हो गया सारा, तो लाहौर वो नॉर्मल हो गया। अब सिर्फ साउथ में प्रॉब्लम है, और साउथ की भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेनली हमारा मुल्तान की तहसीलें और मुजफ्फरगढ़ की, तो जी ये इंशाल्लाह नॉर्मलसी पानी बड़ा तेजी से, जैसे मैंने आपको कहा कि पंजाब पे अब डाउन स्ट्रीम 7,03,000 के बाद इस वक्त सिर्फ 2.5 लाख रह गया, और वो भी बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटे में ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लोज हमारे हो जाएंगे। जब नॉर्मल फ्लोज होंगे तो जहां जहां इनंडेशन और पानी का स्पिल ओवर था वो सारा वापस पानी अब बड़ा तेजी से रिसीड कर रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स थिंग्स वुड बी pretty clear and comfortable in South Punjab। फाइनली ये भी बता दीजिएगा, ये जो रिहेबिलिटेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ रिकंस्ट्रक्शन भी होगी। पिछले बार जब ये 2-4 साल पहले फ्लड्स हुए थे बहुत ही बुरे, एटलीस्ट सिंध में, तो बड़ा कैंपेन एक स्टार्ट हुआ था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज, पूरे गांव जो थे हुकूमत सिंध ने भी बना जी बिल्कुल वो बना के दिए गए। इस ऐसी किसी ऑपरेशन पे अभी बात हो रही है, सोचा जा रहा है, कोई ऐसा आपका डिपार्टमेंट है जो साइड बाय साइड इस पे भी कुछ काम हो रहा हो? जी मैंने जैसे गुजारिश की कि क्योंकि इस दफा क्वांटम ऑफ द प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा था, और हमें अब अगर स्टैटिस्टिक्स 2010 की, 14 की, 2022 के सैलाब की सामने रखें तो जो इस वक्त तक मैं अभी आपसे फिगर तो शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये मैं आपको एतमाद के साथ कहता हूं कि जो इस साल की कॉम्पनसेशन पैकेज है ये पंजाब की तारीख में पहले किसी भी सैलाब में इतना पैकेज नहीं दिया गया, और ये जो पैकेज है ये इसीलिए डिवाइस किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कि लोगों का इन 4 कैटेगरीज में, जिसमें लाइफ लॉस है, जिसमें एनिमल लॉस है, जिसमें स्ट्रक्चर हाउसेज का लॉस है और क्रॉप का लॉस है, ये चारों चीजों को पूरी तरह से किसी भी मुतासिर को उसमें ये वो रहेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, थैंक यू। थैंक यू इरफान अली खाटिया साहब DDMA हमसे बात कर रहे थे। ज़रा सिंध की तरफ अब आते हैं और ज़रा यहाँ अभी देखें कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। ऑल्दो एक बहुत डायर किस्म की सिचुएशन के लिए जो तैयारी की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बुरा हाल नहीं हुआ, और उससे पहले ही हमें पता चल गया। यासिर फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है।
नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं, सक्खर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा कितना है पानी इस वक्त जो रिकॉर्ड किया जा रहा है सक्खर बैराज पे, और कच्चे के इलाकों से क्या अपडेट है आपके पास? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर दोनों बैराजेस पे इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। ताहम गुड्डू बैराज पे गुज़िश्ता शाम से 25,000 क्यूसिक पानी की सतह कम हुई है, जहां पे इस वक्त पानी की आमद 6,11,000 क्यूसिक है, जबकि इखराज 5,83,000 क्यूसिक है। और एक बड़ा सैलाबी रेला जो कि पीक का छोड़ा गया था 6 लाख क्यूसिक का, वो सक्खर बैराज की जानिब बढ़ा है। यहाँ पे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में यहाँ 33,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। इस वक्त पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक है, जबकि पानी का इखराज 5,18,000 क्यूसिक है। तकरीबन 53,000 क्यूसिक जो नहरें हैं उनमें पानी छोड़ा जा रहा है। गुड्डू से कच्चे के जो बेशतर कच्चे के इलाके हैं वो अब ज़ेरे आब आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ अभी हमने देखा कि डिवीज़न भर में 2000 से ज़ायद लोगों को नकल मकानी कराई गई थी। मैं इस वक्त दरियाए सिंध में साधु बेला मंदिर के मुकाम पे मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे दरियाए सिंध के बीच जजीरे में कायम साधु बेला मंदिर है, जिसे आम यात्रियों के लिए दफ़ा 144 नाफिज करके बंद कर दिया गया है। पानी मंदिर के अंदर तो नहीं दाखिल हुआ है, ताहम यहाँ पे पानी की सतह में तेज़ी से जो सतह बुलंद हुई है, जिसके बाद साधु बेला मंदिर की जो मरकज़ी सीढ़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पे डूब चुकी हैं। यहाँ पे जो कश्तियों के लिए, क्योंकि यहाँ से कश्तियों के ज़रिए मंदिर तक जाया जाता है, तो कश्तियों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाए गए थे वो यहाँ पे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आम यात्रियों के लिए मंदिर को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। कच्चे की सूरत हाल की बात करें तो गाँव देहात तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 लाख एकड़ जो ज़मीन है जहाँ पे मुख्तलिफ़ फसलें गंदम, गन्ना, चावल और मुख्तलिफ़ सब्जियों की काश्त की गई थी वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और गन्ने के अलावा इन तमाम फसलों को नुकसान पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद अब जो है वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद क़याम पजीर है। अब तक डिवीज़न भर से 80,000 से ज़ायद अफराद को कच्चे से शहरी इलाके में महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया गया है। जी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट की है। यानी ऑर्डर बीइंग टेकन कि लोगों को एटलीस्ट जिस तरह सिक्योर एंड सेफ रखा जा सकता है वो ज़रूर हो। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम। अच्छा, थोड़ी सी क्रिकेट की बात इसलिए हो जाए क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम जो कि एक्चुअल परफॉर्म कर रही है ना, वो है हमारी विमेंस क्रिकेट टीम। तो उनका आज मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका विमेन टीमों के दरमियान। पहला वनडे आज खेला जाएगा और पीसीबी के मुताबिक शायकीन कदाफी स्टेडियम में मुफ्त मैच देख सकेंगे। आईडी कार्ड रखना है, आईडी कार्ड रखना है। वो सब कुछ हम बता रहे हैं ना। तो सीरीज के तमाम मैचेस जो हैं उसमें शायकीन को बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। और यस, यू आर वेरी राइट, शनाख्ती कार्ड ज़रूर लेके जाएँ। कल आपको बता दें कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीमों की कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। जल्दी से ट्रॉफी तो दिखा दें। ट्रॉफी दिखाई थी हमने, दोबारा दिखाई ना, अभी हमने उसमें तबसरा नहीं किया। जल्दी से इट्स नाइस नॉट बैड, इंटरेस्टिंग। आपको पता है हमें ट्रॉफी देखने का शौक है और शायद कभी हमें भी मिल जाए। अच्छा जी, शनाख्ती कार्ड आपको लेके जाना है, इसलिए आपको अंदाजा हुआ है कि शनाख्ती कार्ड होना आपके पास कितना ज़रूरी है। बहुत मतलब हम 2025 में बैठ के ये किसी को बताएं कि उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, मतलब ये मायूब बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में शनाख्त है, हमारे यहाँ अभी भी लोग हैं जो कि नहीं रखते शनाख्ती कार्ड। सो या पर्टिकुलरली ख़वातीन की एक बहुत बड़ी शरह है जो शनाख्ती कार्ड अभी भी नहीं बनवा पाती, या ये बाय चॉइस नहीं है वो बनवा पाती, या उनके पास वो मौक़े नहीं हैं, या वो माहौल नहीं है, या कल्चर नहीं है। और ये जो शनाख्त की आपने बात की है, दुनिया भर में 16 सितंबर को आइडेंटिटी डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है माई आइडेंटिटी माई अम्ब्रेला, यानी शनाख्ती दस्तावेज़ ही हर जगह हर अमल में हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसी पे हम ज़रा अपनी शनाख्त का जो इदारा है नादरा और उनका मौक़िफ़ लेंगे। तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शबाहत साहब शुक्रिया आप आए दोबारा हमारे पास। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, अभी हमने बात की है कि बहुत से लोग अभी भी उनके पास नहीं है बाय चॉइस, तो खैर कम ही होगा, यू नो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग कि अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं। तो प्लीज़ ज़रा बता दें कि इसकी अहमियत
क्या होती है? मतलब व्हाई शुड वन हैव देयर आईडी कार्ड? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्रोग्राम में मदऊ करने का शुक्रिया। जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी डे है ये इसलिए बनाया जाता है कि दुनिया भर में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि जो ये शनाख्त है, एक लीगल आइडेंटिटी, ये किसी भी शख्स का बुनियादी पैदाइशी हक है, क्योंकि जब तक उसके पास अपनी शनाख्त की दस्तावेज़ नहीं होगी, कोई हुकूमत, कोई इदारा, कोई गैर सरकारी इदारा उसकी मदद कैसे कर सकता है? उसको पहचाना ही नहीं जा सकता। 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। एक इदारा है ID फॉर अफ्रीका, उन्होंने 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 16.9, जो कि यही बात करता है कि हर शख्स को, हर शहरी के पास एक पैदाइशी दस्तावेज़ होनी चाहिए जो उसकी लीगल आइडेंटिटी हो, और उसके बाद से दुनिया भर के इदारे इसको मनाते हैं। पाकिस्तान में चूँकि लीगल आइडेंटिटी यानी कि कानूनी शनाख्त देने का काम नादरा का है, तो हम इस दिन को मनाते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको जो भी सहूलियात मिलनी है हुकूमत से या किसी और इदारे से, आपने बैंकारी निज़ाम में जाकर हिस्सा बनना है, आपने बच्चे को तालीम दिलवानी है, सेहत, इलाज, मुआवजा, वैक्सीनेशन, किसी भी तरफ चले जाएं, ट्रैवलिंग करनी है, उसके लिए एक बुनियादी शनाख्ती दस्तावेज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या रेशो है? अभी भी हम ज़ाहिर हमारी आबादी के लिहाज से हमारे पास जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए जो एलिजिबल है, उन में से कितने % के पास शनाख्ती कार्ड है और कितने के पास अभी भी नहीं है ये शनाख्ती दस्तावेज? पॉपुलेशन काउंट जो रिसेंट है उसके मुताबिक हमारा गैप तकरीबन 16.5% का है, 16.40% का है, जो तकरीबन 4 करोड़ अफराद बनते हैं। और इसमें क्या रेशो है? ख़वातीन नेचुरली ज़्यादा? अच्छा, ख़वातीन इसलिए ज़्यादा हैं कि ख़वातीन के जैसे बात हम पहले भी कर रहे थे कि उनके लिए मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं, और ये जो तबका है जो कि कार्ड्स नहीं बनाता या शनाख्त नहीं हासिल कर सकता, ये ज़्यादातर वो अफराद होते हैं जो एक तो ख़त गुर्बत से बहुत नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दूसरी बात ये कि इनमें से अक्सरियत दूर उफ्तादा इलाकों में रहती है, या वो लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और शायद उनको कभी ज़रूरत भी उस तरह। अच्छा, ज़रूरत उनको ये लगता है, लेकिन कि शायद या वो नहीं इसकी अफादियत को जानते। बहुत बड़ी बात यह है कि अबलाग आमा के ज़राए उन तक नहीं पहुँच पाते। यानी अगर हम बात टेलीविज़न पे कर रहे हैं, रेडियो पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों की दस्तरस से बाज़ औक़ात बाहर होते हैं, उनको उन तक ये बात पहुँचती नहीं है। लेकिन बीमारी है, ज़िंदगी है, शादी है, बहुत से मामलात हैं, तो उसके लिए वो उस सारे नेटवर्क से जब बाहर रहते हैं तो उनके लिए मामलात बड़े परेशान कौन हो जाते हैं। नादरा इस हवाले से बड़ी मुतफक्कर रहती है, बहैसियत इदारा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए कि हाँ इस सूबे में ज़्यादा है, हमने इस खित्ते में ज़्यादा है, जिसमें फिर कैंपेन चलें और वहाँ पे आप अपने रिमोट हम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सो हम डाटा, चूँकि हम एक डाटाबेस के ऊपर हमारा काम है सारा, हमारे 2 ही काम हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारी लॉ के मुताबिक, एक नेशनल रजिस्ट्रेशन है और एक डाटाबेस मैनेजमेंट है। डाटाबेस हमें गाइड करती है उन इलाकों में, न सिर्फ ये कि हम कैंपेन करते हैं, बल्कि हमारे पास ऐसे मोबाइल दफातर होते हैं, हम उसे अंग्रेज़ी में MRV कहते हैं, यानी मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स, जो कि उन इलाकों में जाके उन लोगों को रजिस्टर करती हैं, रजिस्ट्रेशन कैंप। लेकिन बहरहाल अभी भी एक तादाद है ऐसी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग ये आपके प्रोग्राम की वसातत से सुन रहे हैं कि ये सिर्फ एक बुनियादी हक नहीं है, ये कानूनी फ़र्ज़ भी है। आपके घर एक बच्चे की पैदाइश हुई है और आप उसे शनाख्त किसी भी वजह से नहीं दे रहे, तो आप उसकी हक तलफी कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि अब विद द वर्ल्ड चेंजिंग, बहुत यंग जिनको हम अभी भी बच्चा कहते हैं, यंग एडल्ट्स कह लें, वो भी बड़ी जल्दी से कुछ इस किस्म की वर्कफोर्स में भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, उनको भी कोई स्मार्ट कार्ड, कोई आइडेंटिटी चाहिए होती है। माना कि 18 साल के बाद ही ID कार्ड जो है वो इशू होता है, उससे पहले भी कोई मे बी फॉर अ 16-year-old, 17-year-old, के अलावा कोई बेफॉर्म के अलावा, मतलब में भी जब आप जा रहे होते हैं तो आपको कुछ स्मार्ट कार्ड वगैरह कुछ देना होता है। जी, ये बुनियादी तौर पे हमारी तरफ से तो ये इतना ही था कि एक हम बेफॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते होते थे, लेकिन जब ये रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई तो नादरा ने जुवेनाइल कार्ड, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चों का, आपकी जो पिछले प्रोग्राम में मैं आया था तो बहुत से लोगों ने नीचे आपके वीडियो के कमेंट किया था कि ज़्यादा बात आप उर्दू में करें, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को उर्दू में भी बयान करूँ कि जो 18 साल से कम उम्र तक का है उसके लिए हम वो कार्ड इशू करते हैं। उस कार्ड की जो मियाद है वो आपके 18 साल की उम्र पूरी होने तक ही है, इससे आगे वो कार्ड काम नहीं करेगा, करामद नहीं होगा। और उसके बाद सेंटर पे जाकर, नादरा के करीबी सेंटर पे, हमारे पूरे मुल्क में 9 एक सवाल जो मैंने कल ही इत्तेफाक से पढ़ा, और वो जो
फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वॉइस ऑफ कस्टमर्स टाइप या कोई भी फोरम होते हैं, उस पर खातून ने लिखा हुआ था कि उनका बच्चा जब 4 साल का था तो उनकी तलाक हो गई थी। उनका एक बेटा है जो अब 18 साल का है और उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके ताल्लुकात उनसे कोर्डियल नहीं है, जैसा कि पाकिस्तानी माशरे या दुनिया के किसी भी हिस्से में होता है। हमारे यहाँ ज़रा मुश्किल होता है वो कोर्डियल रिलेशनशिप बनाना, को पेरेंटिंग अभी भी हमारे यहाँ मुश्किल है। अब उस 18 साल के बच्चे का शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा? अच्छा, ये इस इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये ख़ास जो मसले की आपने निशानदेही की है, इससे पहले एक बात है वो बड़ी ज़रूरी ये है कि तमाम जो अहम इवेंट्स हैं ज़िंदगी में, जैसे शादी है, तलाक है, पैदाइश है, मौत है, ये 4 पूरी दुनिया में हम इनको अंग्रेज़ी में वाइटल इवेंट्स, यानी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात कहते हैं, इनका इंदराज बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर तलाक वाक़या हो चुकी है तो उसका यूनियन काउंसिल में जाकर उसको रजिस्टर करना होता है, एक बाकायदा अमल है, और उसके बाद ये बात कानूनी तौर पे तस्लीम कर ली जाती है कि अब वालदा या वालिद उस बच्चे को अकेले देख रहे हैं। सो फिर अगर आप उस बच्चे का कार्ड बनवाने के लिए आते हैं तो और 18 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, 18 साल की उम्र हो चुकी है तो वो कार्ड के लिए एलिजिबल है। वैसे भी मैं ये अर्ज कर दूं कि 18 साल का कोई भी शहरी अगर ये प्रोग्राम देख रहा है जिसके वालिद या वालदा में से कोई किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट पेरेंट्स में से कोई एक है। यानी जो नादरा के किताबें हैं, हमारे जो कानून है उसमें वालिद या वालदा में से किसी एक को फौकियत नहीं है। वन ऑफ द पेरेंट, हमारा कानून कहता है वन ऑफ द पेरेंट। अच्छा, वालिद का आईडी कार्ड होना जरूरी नहीं है। अलबत्ता वो जो उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि वालिद के इंदराज नहीं हुआ, यानी वो जिस खानदान के बाइस, जिस खानदान के मिलाप से वो बच्चा पैदा हुआ है उसमें वालिद का नाम नहीं आ रहा होगा, फैमिली ट्री नहीं बन रहा होगा, तो सूरत में अगर वो अपना तलाकनामा यूनियन काउंसिल से लेकर वहां जमा करा देंगी तो ये मामला। अच्छा, एक बात तो ये है कि हमने कराची में नादरा के सेंटर्स में बहुत रश देखा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा, उनको पूरा पूरा दिन निकालना पड़ता है और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। हालांकि बहुत मेगा सेंटर्स हैं, लेकिन मेगा सिटी भी है, बट दे आर लाइक पैक्ड। नंबर 1, नंबर 2, लेकिन ज्यादा कंसर्निंग ये है बूढ़े लोग जो हैं अक्सर उनके फिंगर टिप्स पे फिंगरप्रिंट नहीं आते, वो इतना प्रॉब्लम उनके लिए पड़ जाता है, मतलब कभी पेंशन लेनी होती है, 1000 चीजें और होती हैं, उनके लिए कुछ नादरा कर रहे हैं। 2 अलग अलग बातें हैं। कराची के सेंटर्स के एतबार से मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे लिए वाकईतन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, बड़े अहम मसला है। कराची के अंदर रश बहुत ज़्यादा, आबादी बहुत ज़्यादा। इस वक्त जब हम बात करें कराची में 359 काउंटर्स हैं। हमारे तमाम सेंटर्स के जो काउंटर्स हैं उनको मिलाकर बता रहा हूँ, जहाँ पर एक बंदा पूरी किट लेके बैठा है और आपको रजिस्टर करने के लिए तैयार है। हम इस फाइनेंशियल ईयर जो कि जून में ख़त्म हो गया, जून 2026 की बात कर रहा हूँ, तक इनकी तादाद बढ़ाकर 550 कर देंगे, जिसमें से 2 इजाफी मेगा सेंटर्स हम बना रहे हैं। मेगा सेंटर से मुराद है एक बड़ा सेंटर जो कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है, कुछ केसेस में 12 घंटे करता है, कुछ केस में 24 घंटे करता है। इसके बावजूद ये एक ऐसा शहर है जहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है, स्मार्टफोन यूज़र्स की तादाद ज़्यादा है। जब तक पढ़ा लिखा स्मार्टफोन यूज़र मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं आएगा, ये मसला मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो सकता, क्योंकि कराची की सिर्फ अपनी आबादी नहीं है, बहुत से लोग कारोबार के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसमें रिन्यूअल और ये सारे मसले आप जो हैं ऑन अ स्मार्टफोन भी कर सकते हैं। बूढ़े लोगों वाला भी बता दें। बूढ़े लोगों वाला जो मामला है उसमें ये है कि अब हमने जो इसके रेगुलेटर इदारे हैं उनको अपनी तरफ से हम टेक्नोलॉजिकली सारी तैयारियां कर चुके हैं, और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको हमने लिख दिया है, और जल्द इंशाल्लाह हम ये सर्विस लॉन्च करेंगे कि हर वो जगह जहां बूढ़े लोगों के फिंगरप्रिंट्स नहीं चल रहे, उनके फेशियल इंप्रेशंस के जरिए, उनके रेटिना स्कैन के जरिए, फेशियल इमेज के जरिए भी उनको सर्विसेज मुहैया की जा सकेंगी। हो जाएगी, बिकॉज़ हमें बड़ी इस किस्म की कंप्लेंट्स भी आती हैं और बड़ा महरूम हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली खवातीन के फिंगरप्रिंट्स का ज्यादा इशू होता है, बिकॉज़ घर के काम, बर्तन धोना एंड ऑल दैट, उसमें जाहिर है बिल्कुल वो इट डजंट रिमेन द सेम, फ्लैट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शबाहत अली, तर्जुमान नादरा, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसी तरह आपके और भी सवाल हों आप हमें भेज दिया करें, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल गेट देम आंसर्ड फॉर यू। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक जी। बरतानिया में हालिया तारीख के सबसे बड़े महाजरीन मुखालिफ मुजाहिरे हो रहे हैं, यानी इमिग्रेंट्स के खिलाफ। महाजरीन की बरतानिया में आमद एक सियासी तनाज़े की सूरत इख्तियार करती जा रही है। वज़ीर आज़म के लिए ये एक बड़ा सियासी चैलेंज हो सकता है। लंदन में हफ्ते को हज़ारों अफराद ने महाजरीन की बरतानिया आमद के खिलाफ मुजाहिरा किया। दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स की हिमायत और नस्ल परस्ती के खिलाफ भी रैली निकाली गई। महाजरीन मुखालिफ मुजाहिरे में शुरका ने वज़ीर आज़म के इस्लामा के खिलाफ नारे भी लगाए। बाद मुजाहिरीन ने तो ऐसे मतलब प्लेकार्ड्स भी उठाए रखे थे जिन पर महाजरीन को वापस भेजो के मुतालबात किए हुए थे कि भाई उनको अब निकालो यहाँ से।
इसी पे हम बात भी करेंगे, बल्कि बात ही थी मुर्तज़ा अली शाह से, जो कि ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ के लंदन में। और हमने सबसे पहले तो उनसे यही पूछा था कि इंग्लैंड में इस तरह की एंटी इमिग्रेशन मुजाहरे हालिया तारीख में पहले हमने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऐसे नहीं देखे, तो मुजाहिरीन का मुतालबा एग्जैक्टली था क्या, और इस वक्त ऐसा क्या हुआ है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। जी, सेंट्रल लंदन में जो मुजाहरा हुआ ये न सिर्फ बड़ा मुजाहरा था, बल्कि इसे बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा कहा जा रहा है। किसी भी नस्ल परस्त तंजीम की तरफ से, फार राइट या एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ से, और जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो नस्ल परस्त हैं या जिनको आप एंटी मुस्लिम इस्लामोफोब पार्टी कह सकते हैं, बरतानिया की तारीख में आज तक इतना बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ। टॉमसन इस मार्च को लीड कर रहे थे, नाम उन्होंने इसको दिया हुआ था जो फ्री स्पीच फेस्टिवल, लेकिन इसमें फ्री स्पीच से ज़्यादा यहाँ पर एक्चुअली फ्री अब्यूज़ हो रही थी। और इसमें उनका दावा है कि 3 मिलियन लोग आए, उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि 2 मिलियन, पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 1.25 लाख लोग आए। मीडिया भी तकरीबन उतना ही फिक्र मान रहा है, और मैं मौजूद था उस मुजाहरे में। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम 2 से 2.5 लाख के दरमियान जो लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस रैली को ऑलमोस्ट हेडलाइन इलॉन मस्क कर रहे हैं, जो इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स है फाइनेंशियली भी और मीडिया के हवाले से भी, कि उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। उनकी ख़ास तौर पे स्पीच थी, उनका इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंसाइटमेंट की। उन्होंने कहा $10 जो वज़ीर-ए-आज़म, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है, उनके ऑफिस से सिर्फ आप कह लें कि 100 मीटर के फासले पर, उसके बाहर उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है और आपको मारना है। उन्होंने बाकायदा इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है लोगों को। तो पॉलिटिकल प्रेशर क्या बन रहा है, मतलब उसका असर नज़र आ रहा है? वज़ीर आज़म के साथ साथ नई होम मिनिस्टर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर में नज़र तो आ रही थी, तो क्या कोई हुकूमती पॉलिसी में शिफ्ट नज़र आने के इशारे मिल रहे हैं? तो जवाब ये आया, तो इस वक्त जो होम सेक्रेटरी है वो शबाना महमूद है, जो पुलिसिंग और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। और उस हवाले से तो जो इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है उसकी देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक फ़ज़ा बनी हुई है, उसमें तो इन सारे लोगों का किरदार है जो पॉलिटिकल क्लास है। इसलिए कि चाहे वो केयर स्टार्मर हो, उन्होंने पिछले अरसे में जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने स्पीच की, माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ स्पीच की, उनकी पूरी पार्टी इस वक्त जो रेसिस्ट हैं वो उनको भी आउटडू करने के चक्कर में है। जो कंजर्वेटिव पार्टी इससे पहले थी, जो तकरीबन उन्होंने 15-20 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, जो आखिरी जो हुकूमत थी, उनका तो पूरा एजेंडा ही इनके ख़िलाफ़ था। जो मीडिया है वो भी जो अक्सर वो जो मुसलमानों को, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको। मुर्तज़ा अली शाह ने हमें अपडेट किया, शुक्रिया आपका मुर्तज़ा हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दैट इज़ इट, and we will see you tomorrow. Have a great day.